अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि बीएलएलबी एंट्रेंस की हम आपको ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं, तो इसी सिलसिले में जो हमारी वीडियो सीरीज़ है वो आज उसमें हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। यूनिट 4 हमारा इकोनॉमिक्स आता है बीएलएलबी एंट्रेंस 26 या एलएलबी एंट्रेंस 26 के लिए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स मेक चॉइसेस अबाउट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है, एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि लोग, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड डिजायर्स को पूरा करते हैं। As you know that man is an economical animal and he wants to fulfill his unlimited wants. But how to fulfill all these unlimited wants? Because we have limited resources. हमारे पास limited resources है और इन limited resources को कैसे हम यूज करते हैं अपनी unlimited wants को पूरा करने के लिए। चाहे लोगों की हम बात करें, चाहे businesses की हम बात करें, चाहे governments की बात करें। Economics is the social science that studies how individuals, businesses, governments, and nations allocate limited resources to satisfy unlimited wants and needs. Economics एक social science है जो हमें बताता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक बिजनेस कंपनी, कैसे एक गवर्नमेंट, कैसे एक नेशन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई करती है। इट एनालाइजेज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम ये जानते हैं कि प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन कैसे की जाती है, और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। When we study the economics, there are some fields like the field is this field is broadly categorized into two primary branches. Can be like पहला ब्रांच है प्राइमरी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम द मोस्ट कॉमन डिस्टिंक्शन इन इकोनॉमिक्स बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्केल एनालिसिस। पहले हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एजेंट्स एंड मार्केट्स। इट स्कोप इज स्टडीज हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जिसमें इंडिविजुअल के ऊपर फोकस होता है, यानी इंडिविजुअल एजेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें हम हाउसेस की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, फर्म्स की और इंडस्ट्रीज की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इसकी जो की कंसेप्ट है दैट इज सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। What is the goal? To understand how individual decisions affect the allocation of resources and market prices. तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये जानते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है, कैसे वो एलोकेट करता है, कैसे उसकी वजह से, उसके डिसीजन की वजह से रिसोर्स और मार्केट प्राइसेस अफेक्ट हो जाती है। तो हम कहेंगे शॉर्ट में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी की बात करता है, यानी इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल वर्सेस एग्रीगेट लेवल। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट एग्जामाइन्स द इकोनॉमी एज अ होल ऑन एन एवरेज लेवल। जब हम एवरेज लेवल पे, नेशनल लेवल पे इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज फोकस इज ऑन नेशनल, रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें रीजनल, नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी किया जाता है, जिसमें जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी को हम स्टडी करते हैं। इसका एम क्या है? टू एनालाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये हमें बताती है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी का पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट होगा। तो ये कंसेप्ट किसने दिए थे? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रेगनर फ्रिश इज क्रेडिटेड विद कॉइन्ड द टर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 1933। 1933 में एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था रेगनर फ्रिच, उसी ने ये मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को की टर्म दी थी। बट उसके बाद हम जब देखते हैं कि इसको अलग अलग फील्ड्स में जब हम देखते हैं कि इसके जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इसको अलग अलग डिफाइन किया, वो है एल्फ्रेड मार्शल जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, एंड जॉन मैर्नॉट जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारे इस वक्त वर्ल्ड के अंदर है उनके डिफरेंट टाइप्स है। इकोनॉमिक्स आल्सो क्लासिफाइज हाउ डिफरेंट सोसाइटीज ऑर्गेनाइज देयर रिसोर्स। पहला है मार्केट इकोनॉमी जिसको हम कैपिटलिज्म भी बोलते हैं।
driven by private ownership and competition. Prices are determined by supply and demand with minimal government intervention. मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो पूरी तरह से प्राइवेट ओनरशिप होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल का रोल होता है। इसमें जो प्राइसेस होती है, जो डिमांड होती है, जो सप्लाई होती है, वो एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है और गवर्नमेंट का इसमें बहुत कम इंटरफेयर होता है। उसके बाद आता है कमांड इकोनॉमी, या जिसको हम सोशलिज्म या प्लानड इकोनॉमी बोलते हैं। द गवर्नमेंट और ए सेंट्रल अथॉरिटी मेक्स ऑल मेजर डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट सारी अथॉरिटी लेती है, सारा पावर गवर्नमेंट को होता है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और किस तरह से वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। थर्ड है मिक्सड इकोनॉमी, कंबाइन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड सिस्टम, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एलिमेंट शामिल होते हैं और दोनों चीजें एक साथ चलती है। प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो होता है, पब्लिक सेक्टर भी ग्रो होता है। कंबाइन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड, मोस्ट मॉडर्न इंक्लूडिंग यूएसए एंड इंडिया ऑपरेट अंडर दिस मॉडल। यूएसए या इंडिया या बाकी बहुत सारी ऐसी मॉडर्न नेशंस है जो इसी सिस्टम के अंडर काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिक्सड इकोनॉमी। फिर है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स, बिलीफ्स एंड हिस्ट्री ऑफ रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर एंड एक्सचेंजिंग। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, जो एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड था, जिसमें कस्टम्स, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस के ऊपर जो काम करता था। जैसे पुराने जमाने में जो हमारी इकोनॉमी चलती थी वो एक्सचेंज की बेस पे होती थी। अगर कोई हमें कोई चीज देता था, उसके बदले में हम भी उसको कोई चीज देते थे। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड सब फील्ड्स। अगर हम देखेंगे बियॉन्ड द ब्रॉड कैटेगरीज, इकोनॉमिक्स इंक्लूड मेनी स्पेशलाइज्ड एरियाज लाइक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट कंबाइन्स साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टू स्टडी व्हाई पीपल मेक इरेशनल फाइनेंशियल चॉइसेस, कि एक इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेता है, उसके दिमाग की हालत को, उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि लोग क्यों कोई डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है। Development economics focuses on improving the financial, economic and social conditions in developing countries. जो developing countries है उनकी social economic condition को improve करना development economics कहलाता है। International economics analyze trade, investment, exchange rates between nations। जो इसमें ये वो फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो ट्रेड होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। फिर होता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द एनवायरमेंट सच एज पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। यानी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है स्टडी का जहां पर हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट की क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पोल्यूशन को बढ़ाती है या किस तरह से हमारे रिसोर्सेज जो है खत्म हो जाते हैं। अच्छा, यहां पे हम बात करेंगे एडम स्मिथ, जो 1723 में पैदा हुआ, 1719 में उसकी डेथ हुई। ये एडम स्मिथ कौन है? ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 18th सेंचुरी में एक स्कॉटिश फिलोसफर इकोनॉमिस्ट था जिसको ये क्रेडिट जाता है कि उसी ने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाया था, एंड ही सेपरेटेड इट फ्रॉम पॉलिटिक्स और रिलीजन, जिसने उसको रिलीजन से, पॉलिटिक्स से अलग करके एक सेपरेट ब्रांच बना दिया, सेपरेट डिसिप्लिन बना दिया। इसलिए हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बिकॉज हिज कंट्रीब्यूशन, हिज थ्योरीज लाइक द वेल्थ ऑफ नेशन, जो उसने किताब लिखी है 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन एक इंपॉर्टेंट बुक है एडम स्मिथ की। At Inquiry into the nature and cause of wealth of nations was the first comprehensive analysis of how economies function. It shifted the focus of national wealth from gold to the total production of goods and services. तो वेल्थ ऑफ नेशन में जो एडम स्मिथ था, इसने ये बताया कि नेचर और कॉज क्या है एक कंट्री की वेल्थ का, है ना। तो इस चीज को उसने बताया था कि जो इकोनॉमी होती है, जो ये गोल्ड से नहीं बल्कि ये प्रोडक्शन और सर्विस से बनता है। यानी सिर्फ आपके पास वेल्थ ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, वेल्थ का मतलब ये होता है कि आप कितना प्रोड्यूस करते हो, आप कितनी प्रोडक्शन निकालते हो, आप कितना सर्विस प्रोवाइड करते हो। इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया था उन्होंने। Smith introduced his famous metaphor to describe how individuals pursue their self-interest unintentionally benefit society as a whole by driving markets efficiency and equilibrium। यानी इनविजिबल मैन का मतलब है, हैंड का मतलब यह है कि जब एक इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कोई काम करता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है,
हालांकि बज़ाहिर उसको खुद को फायदा होता है, लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को फायदा होता है। क्योंकि जब एक इंसान पैसा कमाता है तो ये वो खुद के लिए नहीं कमाता, बल्कि अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी नेशन के लिए कमाता है। इसका डायरेक्टली, क्योंकि वो कोई चीज प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन। अगर एक किसान खेतों में काम करता है, वो ज्यादा मेहनत करता है और उसके खेतों से काफी ज्यादा मकदार में प्रोडक्शन निकलती है, तो इससे सिर्फ उसको फायदा नहीं बल्कि हमारे देश को भी फायदा होता है। Division of labor. He argued that breaking down production into specialized tasks, specialization drastically increases productivity and prosperity. तो स्मिथ ने कहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, कि जिन लोगों को स्पेशलाइज्ड टास्क दिए जाते हैं उनको एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जिस चीज की उनको सलाहियत होगी उनको वही काम देना चाहिए, उसी से हमारी इकोनॉमी जो है चेंज हो सकती है। और लेजीज फेयर का कंसेप्ट दिया था कि स्मिथ एडवोकेटेड फ्री मार्केट, उसने फ्री मार्केट की बात की और गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफियर होना चाहिए, क्योंकि वो बिलीव करता था कि जो कंपटीशन है ये जरूरी है, इसी से हमें बेटर चीजें मिल जाती है। इसके बाद हमारा एक और कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में आता है जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी जो है is the total market value of all final goods and services produced within a country's border during a specific period. तो जीडीपी जो होता है, जीडीपी क्या होता है, जो भी चीजें आपने प्रोड्यूस की है या जो भी सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की है एक कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो उसको हम जीडीपी का नाम देते हैं। इट इज मोस्टली वाइडली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ नेशंस इकोनॉमिक साइज एंड वेल्थ। इससे क्या पता लगता है कि एक नेशन का इकोनॉमिक साइज क्या है, हेल्थ क्या है, यानी आप कितने अमीर हो, कितने रिच हो, ये आपको जीडीपी से पता चलता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीडीपी? रियल जीडीपी पहला होता है, रियल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग ए जीडीपी डिफ्लेटर। It reflects the actual volume of production and is the standard for measuring economic growth. तो रियल जीडीपी क्या होता है, यानी जो आपका प्रोडक्शन है उसका वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, उसका असल में वैल्यू क्या है। और इसे कब पता चलता है, जब हम इसमें एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन फैक्टर को। तो इसके बाद आता है नॉमिनल जीडीपी, मेजरमेंट एट करंट प्राइसेस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी होता है जिसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते। अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ऑफन यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर अ कंट्रीज एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका क्या होता है, जीडीपी पर कैपिटा, जब हम जीडीपी को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से। यानी अगर आपका जीडीपी 10 बिलियन है तो हम उसको डिवाइड करेंगे आपकी स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, जहां पर वो निकलेगा वो होगा पर कैपिटा इनकम। अच्छा, जीडीपी परचेजिंग पावर, एडजस्टिंग फॉर डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लोकल प्राइसेस टू अलो फॉर मोर एक्यूरेट इंटरनेशनल कंपैरिजंस। यानी जब हम ये कंपैरिजन करते हैं अपनी और दूसरी कंट्री को, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। अच्छा, व्हाट इज द मेथड, कैसे हम ये जीडीपी निकालते हैं? इकोनॉमिस्ट टिपिकली यूज थ्री अप्रोचेस दैट थ्योरेटिकली यील्ड द सेम रिजल्ट्स। पहला होता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी जीडीपी को हम कैसे निकालते, C+1+G+X-M। यानी सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन, आपके लोगों ने कितना इस्तेमाल किया है किसी चीज को। इन्वेस्टमेंट, यानी आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है। उसके बाद X-M, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी बाहर से कितना आया है उसको हम माइनस करेंगे, यहां इंपोर्ट, यहां से कितना गया है। तो जब इस चीज को हम निकालते हैं तो वो हमारा जीडीपी बनता है। दूसरा तरीका इसका है इनकम मेथड, सम ऑफ ऑल इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग वेजेस, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट। यानी जो भी प्रोडक्शन हमारी निकली है, जो भी हमारे लोगों को सैलरी मिली है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी रेंट हमने लिया है, जो भी इंटरेस्ट हमने लिया है, ये सारी चीजें जोड़ के जीडीपी निकाला जाता है। तो इस लेवल पे जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो टॉप इकोनॉमीज जो वर्ल्ड में इस वक्त है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 30.5 टू 30.31 ट्रिलियन जो है उनका जीडीपी होता है। फॉलोड बाय चाइना जहां पे 20 ट्रिलियन तक ये जाता है।
तो इसका मतलब यह है कि जीडीपी से ही आप एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें जीएनपी की बात करेंगे और आगे टॉपिक्स कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।